नमस्कार दोस्तों। प्रेमचंद द्वारा रचित महाकाव्य कालजयी उपन्यास हम गोदान के बारे में चर्चा कर रहे हैं। गोदान के चरित्रों के चित्रण में हमने होरी के बारे में चर्चा की, गोबर के बारे में चर्चा की, प्रोफेसर मेहता के बारे में चर्चा की। मेरे जहन में एक पात्र और निकल करके आता है जिसके बारे में मैं समझता हूँ कि चर्चा करना जरूरी हो जाता है, जो नारी जाति का प्रतिनिधित्व भी करता है, सभ्य समाज का प्रतिनिधित्व भी करता है। वो चरित्र है मालती का चरित्र। मालती के बारे में प्रेमचंद ने कहा है कि वह बाहर से तितली है और अंदर से मधुमक्खी है। मतलब मालती इंग्लैंड से डॉक्टरी पढ़ करके आती है और लखनऊ में आकर के प्रैक्टिस शुरू करती है। ऊपर से वो यूरोपीय संस्कृति से ओतप्रोत है, लेकिन अंदर से वो भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत है। उनके ऊपर विदेशी शिक्षा का भी प्रभाव है। बाहर से वो आधुनिक सोसाइटी की लड़की जैसी नजर आती है। मालती का चरित्र दृढ़ है। निश्चित रूप से यूरोपीय संस्कृति और भारतीय संस्कृति का मिलाप होता है। संस्कार उसकी यूरोपीय संस्कृति के हैं, लेकिन जब वो भारत में आकर के प्रैक्टिस शुरू करती है तो वो भारतीय जनमानस में रच पच जाती है और यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता को अपने ऊपर उड़ेल लेती है। लोगों को दिखाने के लिए वो तितली है। लोग ऐसा मानते हैं कि मालती पूरी तरह से यूरोपीय संस्कृति को लेकर के भारत में आई है, तो उसके विचार भी इसी तरह के होंगे, लेकिन ये ऊपरी आवरण है। अंदर वह भारतीय संस्कृति से रची पची मधुमक्खी है जो किसी को अपने पास फटकने नहीं देती। उनका जो बाह्य प्रदर्शन है, जो लोगों को दिखाता है, उनका जो पहनावा है, उनका जो बोलचाल है, उनका जो चाल चलन है, उनकी जो भाषा शैली है, वो बाह्य प्रदर्शन बाहरी संस्कृति के कारण, उनकी परिस्थिति जन्य समस्याओं के कारण उत्पन्न हुआ है। क्योंकि उसे सभ्य समाज में उसे रहने के लिए ये परिस्थितियां उत्पन्न करनी थी। अगर इस तरह उसका चरित्र नहीं होता, अंदर और बाहर का अलग अलग, तो सभ्य समाज उन्हें कभी भी स्वीकार नहीं करता। इसलिए प्रेमचंद ने सही कहा है कि मालती का चरित्र बाहर से तितली और अंदर से मधुमक्खी है। मालती परिवार की मर्यादा की रक्षक है। गौर कीजिएगा, जिसकी पूरी शिक्षा, पूरी पढ़ाई यूरोपीय संस्कृति में हुई, जिसका बचपन और जवानी का कुछ हिस्सा यूरोपीय संस्कृति में रचा पला, नौकरी की तलाश करते करते वो हिंदुस्तान आती है और हिंदुस्तान में वो प्रैक्टिस शुरू करती है। लेकिन फिर भी वो परिवार की रक्षक है, परिवार की मर्यादा की रक्षा करती है। प्रैक्टिस करने में उसकी आय सीमित है, सीमित आय उसे मिलती है और उस सीमित आय में अपने परिवार का वो खर्च उसे चलाना होता है। उनके परिवार में उनका अपाहिज पिता की आदतें बिगड़े हुए रईस जैसी, मांस और शराब के बिना तो खाना पचता ही नहीं है, ऐसे बिगड़ेल बाप। इसके अलावा उनकी दो छोटी बहनें सरोज और वर्दा, उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी भी मालती के ऊपर। ऐसी स्थिति में उन्हें उस जमाने में सभ्य कहे जाने वाले समाज के साथ मिलकर के रहना जरूरी था, और वो उसी स्थिति में जरूरी था कि वो तितली बन करके रहे, क्योंकि वो समाज के ठेकेदार उन्हें वो तितली का रूप देखना पसंद करते हैं। अपने क्षणिक मनोरंजन के लिए
भाग दौड़ की ज़िंदगी में पैसा भी उन्हें कमाना है, अपने परिवार की रक्षा भी करनी है, तो कभी कभी खुद के लिए वक्त निकालना भी मालती के लिए ज़रूरी होता है। तो क्षणिक आनंद के लिए, क्षणिक मनोरंजन के लिए वो एक अपनी एक मित्र मंडली बनाती है, जो सभ्य समाज कहा जाता है, जिसमें व्यवसायी भी हैं, जमींदार भी हैं, ठेकेदार भी हैं, रईस जादे भी हैं, लखपति भी हैं, तनखा, राय साहब, खुर्शीद, मिस्टर खन्ना और प्रोफेसर मेहता, ये उनकी मंत्र मंडली है जिनके साथ वो अपना जीवन व्यतीत करती है। मालती पुरुषों की पारखी है, उनकी अच्छाई और बुराई को जानती है। जब मिस्टर खन्ना उनके ऊपर लट्टू हो जाते हैं, वो उनकी भावनाओं को देखती है लेकिन अपने पास फटकने नहीं देती। जब राय साहब के यहाँ वो यज्ञ का मंचन होता है, तो शर्त लगाई जाती है मित्र मंडलियों के द्वारा कि खन्ना को शराब कौन पिलाएगा। सब लोग कहते हैं, सब लोगों ने कहा कि खन्ना मालती के ऊपर लट्टू, अगर उसको शराब पिला सकती है तो सिर्फ मालती पिला सकती है। 1000 रुपये की शर्त लगती है, और उस 1000 रुपये की शर्त के साथ मान रखने के लिए, अपने मित्र मंडली का मान रखने के लिए वो खन्ना के पास जाती है, और खन्ना उसको देख करके मोहित हो जाता है और शराब पीता है। तो वो अच्छे पुरुष, वो मेहता के साथ में अच्छा सलूक करती है, लेकिन जब मेहता ये कहता है कि प्रेम एक खूंखार शेर है, लेकिन वो मानती है कि नहीं, प्रेम खूंखार शेर नहीं है, प्रेम तो समर्पण है। उपन्यास के अंत होते होते मेहता को अपनी राय बदलनी पड़ती है। ब्याह का प्रस्ताव वो करता है, लेकिन मालती अंत में कहती है कि वो वक्त निकल गया, हमारे अच्छे दोस्त हो सकते हैं, लेकिन मैं अब शादी नहीं कर सकती। राय साहब के धनुष यज्ञ में जब मेहता पठान का रूप धारण करके वहां पर आता है, सबके सामने ललकारता है और मालती को उठाकर ले जाता है, ले जाने की धमकी देता है, तो मालती उनके पुरुषार्थ पर मोहित हो जाती है, उसके दृढ़ संकल्प पर मोहित हो जाती है। तो वो अच्छाई और बुराई, सारे लोग जब छिप जाते हैं, दब जाते हैं, होरी उसको आकर के, मेहता को आकर के पटकने लगाता है, लेकिन वो उस दृढ़ शक्ति वाले इंसान के मुंह पर मोहित है। तो इस तरह वो अच्छाई और बुराई दोनों तरह के इंसान की पारखी है। पुरुषार्थ के प्रति आकर्षक, जो व्यक्ति अच्छा कार्य करेगा, जो अच्छे पुरुषार्थ वाला होगा, निश्चित रूप से वो पारखी है, उसकी वो मदद भी करती है और उसे चाहती भी है। चाहे वो पठान के वेश में मेहता हो, चाहे जनमानस की मदद करने के लिए मेहता जिस रूप में निकल करके सामने आते हैं वह रूप हो, चाहे एक गरीब किसान जो अपनी ईमानदारी के जज्बे के साथ में सामने प्रस्तुत होता है, अपने कार्य करता है, जिसकी कथनी और करने में कोई अंतर नहीं होता है, चाहे वो है, तो आकर्षण व्यक्तित्व को वो पूरा सम्मान देती है। मेहता का तो यहाँ तक वो सम्मान करती है कि जब वो, उसका पहले विचार होता है कि वो मेहता से शादी कर ले, लेकिन मेहता जब खूंखार शेर बताता है, अपनी राय को बदल लेती है। लेकिन वो मेहता से कहती है कि आपके अंदर बौद्धिक क्षमता है, आप बहुत सारी चीज़ों को जानते हो, बता सकते हो, तो क्यों नहीं इन गरीब मजदूर लोगों के बीच में जाकर के उनकी समस्याओं को सुना जाए, उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए, उनके जन आंदोलन में भाग लेकर के उनको आगे की रणनीति समझाई जाए। ऐसा मालती का विचार था। तो पुरुषार्थ के निश्चित रूप से उनका वो सम्मान करती है। दृढ़ व्यक्तित्व के धनी, जो बात उन्होंने अपने हृदय के अंदर उतार ली, जो करने की उन्होंने ठान ली, एक प्रैक्टिस वो करती है मेडिकल की, डॉक्टरी पढ़ करके आती है। इसके बाद जैसे जैसे उसका जीवन बदलता गया, उसके अंदर मानवताएं घर कर जाती है। वो होरी के गांव जाती है, लोगों की मदद करती है, और जहां भी उसे मौका मिलता है उस सभ्य समाज को, जिसको सभ्य बदमाश समाज कहा जा सकता है, उनके लोगों को फटकारने में कोई कसर नहीं छोड़ती। वो मन में ये ठान लेती है कि मैं मेहता
को एक अच्छे दोस्त के रूप में रख सकती हूँ, मैं शादी नहीं करूँगी, वो अंत तक उस पर तड़ रहती है। वो अपने परिवार के पालन पोषण के लिए उस सभ्य समाज के साथ भी मिलकर के रहती है, तो साथ में गरीब लोगों की भी मदद करती है। तो जिस चीज़ को मालती ठान लेती है, उसके मन में विचार उठता है कि मुझे ये काम करना चाहिए, तो निश्चित रूप से उस कार्य को पूरी दृढ़ निश्चयी होकर के वो करती है। अंदर से मालती नारी हृदय की संस्कारी है। हमने पहले भी कहा है कि यूरोपीय संस्कृति में पची पली मालती, उसका शिक्षा का नाता पूरा यूरोप से, इंग्लैंड से। भारतीय संस्कृति में वो जब आती है जब उसको प्रैक्टिस करनी होती है, लखनऊ में आकर के होती है। कोई व्यक्ति कैसे अपने आप को बदल सकता है जब इतने वर्षों तक विलायत में रहकर के विलायत की संस्कृति में वो जीता है, समझता है, उनकी चीज़ों को मानता है, और वो अचानक हिंदुस्तान में आकर के अपने आप को बदल ले। लेकिन कहीं न कहीं उनके हृदय के अंदर भारतीय संस्कृति का बीज जमा हुआ था, तो जैसे ही वो हिंदुस्तान आती है वो बीज अंकुरित हो जाता है, और धीरे धीरे यहाँ की संस्कृति, यहाँ के महिलाओं की संस्कृति, यहाँ की जो क्षमा, दया, दान, त्याग जो गुण था वो उनके अंदर जागृत हो जाता है। वो लोगों की मदद करती है, गरीबों का सहारा देती है, साथ में अमीरों से मिलकर के भी रहती है। तो अपने काम को निकालने के लिए वो तितली भी बन जाती है, मधुमक्खी भी बन जाती है, और अपने आप को सुरक्षित भी रखती है। तो ऐसे व्यक्तित्व की धनी मालती, जो महिला, सभ्य महिलाओं का एक प्रतिनिधित्व करती है, वो प्रतिनिधि अंत तक इस उपन्यास में चलता है। और अंत में जब वो होरी के गांव जाती है तो महिलाओं को काम काज सिखाती है, उसको साफ सफाई का ज्ञान देती है, और वहीं के लोगों को स्वच्छ रहने के लिए जागरूक करने के लिए, और साथ में वो मेहता को भी ले जाती है कि इन लोगों का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता आप में है, और इन लोगों को चाहिए कि इस समय सही रास्ते पर चलने के लिए एक ऐसे बुद्धिजीवी व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेगी, उसका प्रतिनिधित्व आप कर सकते हैं। तो महिला मेहता की राय को बदलने का काम वो करती हैं, अपने आप को वो वहाँ की महिलाओं के सामने प्रस्तुत कर देती हैं, उनकी बुराइयों को छोड़ करके उन्हें अच्छाइयों के रास्ते पर ले जाने का वो कारगर कदम उठाती है। ऐसा उन्होंने इस उपन्यास में किया। दोस्तों, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। अब इसके आगे हम इसकी अलग से चर्चा करेंगे। नमस्कार, बाय।